हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स जिनका भी सब्जेक्ट है मेजर में, वो ज़रूर ये वीडियो देखें और उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करते हैं विद्या गैस। आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं विद्या गैस सेमेस्टर 2 22-26 का सारे क्वेश्चन को हम आप लोग को समझाते हैं और किस तरह एग्ज़ाम में लिखा जाता है वो हम लोग बताते हैं। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आज हम 3 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुकी है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो आइए हम इसको पूरी तरह से क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा विद्या गैस क्या कहता है, किस तरह इसको पढ़कर हम एग्ज़ाम में लिखें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 3, मूल्यों में वृद्धि बढ़ने के क्या कारण है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का मतलब है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रीजिंग प्राइस, हाउ कैन इट कंट्रोल्ड। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब क्वेश्चन यह कहता है आपका विद्या गैस का कि मूल्यों में वृद्धि बढ़ाने के क्या कारण हैं। जो मूल्य हमारे होते हैं, मूल्य में वृद्धि बढ़ाना क्यों चाहिए और क्या कारण है, आखिर मूल्य में क्या कारण है, आखिर ये डे टू डे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा, बढ़ रहा है। ठीक है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम मूल्य को अगर एक कॉन्सेप्ट से समझे, अगर एक एग्जाम्पल से समझे, तो हम इसको किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा एग्ज़ाम में यही लिखना है। अगर पूछ दिया जाए मूल्यों में वृद्धि बढ़ने के क्या कारण होते हैं, क्या कारण है, कुछ भी बोला, आपको सीधा जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं उत्तर आंसर, बस उसी को आपको लिख देना है। अगर आप जितना भी हम लास्ट तक बताएंगे, इसमें जो भी अगर आप कुछ शब्द लिख देते हैं तो आपको अच्छी मार्क्स आने की संभावना 99% हम गारंटी आपको देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम डील करते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि पैसे को, मुद्रा को किस तरह से, मूल्यों को, जो मूल्य होते हैं, जैसे कैसे मूल्य है, किसी, मान लीजिए आपके पास 50 रुपये का कलम आपने खरीदा। अगर सामने वाला यही कलम को क्या कर रहा है, 59 रुपीज़ में आपको बेच रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें मूल्यों में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये पेन आपका 50 रुपये का था, लेकिन अब ये इसको कितना में आप खरीद रहे हैं, 59 में। मतलब कि 9 रुपया का, इसे मूल्यों का 9 रुपया का क्या हो रहा है, वृद्धि हुई है। आप अगर दुकान में जाते हैं, कॉपी आप पहले 5 रुपया में लेते थे, ठीक है, अब वही कॉपी का रेट अब कितने रुपये में आपको दिया जाता है, 10 रुपया में। तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। पहले आप जो कॉपी 5 रुपये में लेते थे, अब वो 10 रुपये में ले रहे, तो 5 रुपये की वृद्धि हुई ना, तो यही मूल्य का वृद्धि है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो हमको यह लिखना कि क्या कारण है, और दूसरा में क्या लिखना है, दूसरे में हमें बताना है कि इसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले बोलता है भारत में निरंतर मूल्य वृद्धि या बढ़ती हुई मूल्य प्रवृत्ति वस्तुतः 1939 से ही बनी हुई है। कहने का मतलब यह, जब हमारा भारत में किसी विषय को, किसी भी चीज़ में अगर 10 रुपये इसका फिक्स रेट है, इसका रेट 10 रुपया है कॉपी का, ठीक है, तो हमारे 1939 के तहत यह बताया गया है कि इसमें वृद्धि होगी। मतलब कि आने वाले समय में इसका 10 का 25 हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। ये हमारा 1939 में बनी हुई है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, जबकि जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था, इस वृद्धि विश्व युद्ध के काल में लगभग सभी वस्तुओं की कमी रही। चोरबाजारी, मुनाफाखोरी व सगरा की प्रवृत्ति का बोलबाला था। यद्यपि सरकार ने इसको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाए थे। उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था
को अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन फिर भी सूचकांक जो 1938 से 39 में 100 था, वह 1945 से 46 के अंत में 245 हो गया, अर्थात मूल स्तर लगभग 2.5 गुने बढ़ गई। आप समझ सकते 2.5 गुना बढ़ गया। मूल्य वृद्धि की प्रवर्तित युद्ध की समाप्ति के बाद भिन्न कारणों से बनी रही। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमारा, इसको आप क्या करना, ये आप ये इतना हमने आपको समझाया, ये आपको पहले एग्ज़ाम में लिखना है। इसके बाद आपको किस तरह से लिखना है, ये तो हमने सिर्फ मूल्य को बताया कि कब स्टार्ट हुआ था, कब कैसे क्या था। 1938 से 1939 में 100 था, फिर 1945 से 46 में 245 हो गया मूल्य का स्तर। ठीक है ना, ये स्तर बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया। अब इसी को अब आगे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, हाँ तो आइए अब आपको क्या लिखना है, मूल्य वृद्धि के कारण मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, जो रेट्स में इंक्रीज हो रहा है, उसमें क्या कारण है, रीजन क्या कहता है, रीजन आपको क्या लिखना है। तो पहले में आपको रीजन क्या लिखना है, क्योंकि आखिर मूल्य में क्यों रीजन बढ़ रहा है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए क्या लिखना है आपको। भारत में आर्थिक नियोजना के 51 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 51 वर्षों में मूल्यों की वृद्धि की मुख्य कारण निम्नलिखित है। अब क्या बोलता है, भारत में आर्थिक नियोजन के 51 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, हमने इतना समझ लिया। इन 51 वर्षों में मूल्यों की वृद्धि में मुख्य कारण निम्नलिखित क्या है। अब बोलता है आप 51 साल हमारा जो बीत गया, अब 51 साल में हमारे मूल्य वृद्धि में क्या कारण है, क्या रीजन है, आखिर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, इसमें क्या कारण हो सकता है। तो चलिए कारण क्या है, कारण आपको क्या लिखना है, पहला कारण लिखना है जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव। आप देख रहे हैं आसपास में भी आप देख रहे होंगे कि जनसंख्या हमारी पूरे देश की बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़े तो वस्तुएं की दाम बढ़ेगी, तो मूल्य उसकी जो होगी वो तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, अपने अनुसार वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देश की जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है, आप ये समझ रहे हैं। 1951 में देश में 36.1 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी, जब हमारे 1951 में देश थी तो 36.1 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, करोड़ जनसंख्या थी, जो बढ़कर 2002 के मध्यम में लगभग 103 करोड़ हो गई। अभी 103 करोड़ है। ठीक है, इससे वस्तुएं की मांग में वृद्धि होती है, लेकिन वस्तुएं व सेवा का उत्पादन उस अनुपात में ना बढ़ने के कारण मूल्य वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे आप क्या कहता है, दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट एक सेकेंड दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, कृषि उत्पादन में उच्च वचन। ठीक है, कृषि उत्पादन में क्या क्या उत्पादन हो रहे हैं उनके बारे में हमको लिखना है। मूल्य वृद्धि का दूसरा कारण कृषि उत्पादन में उच्च वचन है। कृषि उत्पादन में गिरावट होने से खनन एवं कच्चे माल की कमी पैदा हो जाती है, जिससे मूल्य में बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सरकारी व्यवसायों में तीव्र वृद्धि। पिछले 1 वर्ष में सरकार व्यवसायों में भारी वृद्धि हुई। 1950 से 51 में केंद्र व राज्य सरकारों के कुल 770 करोड़ रुपए के थे, जो बढ़कर 1999 से 2000 में 5,69,400 करोड़ रुपए के हो गए। सरकारी व्यवसायों के बढ़ने से जनता को अधिक मौद्रिक आय मिलती है, जिससे मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या बोलता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। मूल्य वृद्धि के प्रमुख कारणों में एक कारण घाटे की वृद्धि व्यवस्था भी है। जब हमारे किसी वस्तु में या किसी भी सामान में क्या होता है, हमारा घाटा होता है, उस समय भी क्या होता है, उसमें भी हमें मूल्य वृद्धि को
किया बोला जाता है। मूल्य वृद्धि के प्रमुख कारणों में एक कारण घाटे के वित्त व्यवस्था भी है। प्रथम द्वितीय तृतीय योजनाओं के लिए क्रमशः 333, 954, 1133 करोड़ रुपए की घाटे की व्यवस्था की गई। बाद की योजनाएं में यह व्यवस्था बढ़ती चली गई, जो बढ़ते बढ़ते 2000 से 2001 में 1,14,369 करोड़ रुपए हो गई। ठीक है, अब चौथा पॉइंट में आपको क्या, पांचवा पॉइंट में क्या लिखना है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। पिछले कई दशकों में मुद्रा की पूर्ति में बराबर वृद्धि हो रही है। 1950 से 51 में 22,020 करोड़ रुपए की मुद्रा की पूर्ति थी, जो दिसंबर में 2001 के अंत में बढ़कर 2,30,006 करोड़ रुपए हो गई। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जितनी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है उतनी ही दर से उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, छठा पॉइंट में आपको क्या लिखना है? औद्योगिक उपादानों में धीमी गति से वृद्धि। जो हमारे औद्योगिक करने हैं उसमें गति जो विकसित हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, उसके कारण यह भी वृद्धि हुआ है। तो जिस दर से उद्योगों में विनियोग हुआ है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है, घाटे की अर्थव्यवस्था की गई है, जनसंख्या की वृद्धि हुई है, उस दर से औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ा है। लगभग सभी योजनाओं में औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं मिलती है। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में लक्षित वृद्धि न होने से भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। ठीक है, सातवां पॉइंट में आपको क्या लिखना है? चलिए सातवां पॉइंट पढ़ते हैं। सातवां पॉइंट कहता है शहरीकरण में वृद्धि। अब जो शहर में रहते हैं, नियोजन काल में शहरों की जनसंख्या बढ़ी है, जिससे आरामदायक एवं विलासित की वस्तुओं की मांग बढ़ी है, लेकिन उन वस्तुओं का उत्पादन शहरीकरण की दर से न बढ़ने के कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हो गई है। ठीक है, आगे बोलते हैं। कला, धन एवं संग्रह की प्रवृत्ति। देश में कला, धन एवं संग्रह की प्रवृत्ति चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है। आप जानते हैं कि शहरों में, देश में सबसे ज़्यादा काला बाजार होता है, चोरी होता है, सट्टेबाजी होता है। इसमें ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए इस परिवर्तन में से भी मूल्य स्तर आवश्यक रूप से बढ़े हैं। नौवां पॉइंट में आपको क्या लिखना है? मजदूरी एवं वेतनों में वृद्धि। द्वितीय योजना काल से ही मूल्य वृद्धि होने के कारण मजदूरी एवं वेतनों में भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की गई, जिससे एक और तो वस्तुएं लागत बढ़ने से वस्तुओं में मूल्य बढ़े हैं, दूसरी ओर श्रमिकों या वेतन भोगियों की मुद्रिका आय बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़े हैं। अन्य कारण मूल्य वृद्धि के उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी है। जैसे पहला, बैंक दर में वृद्धि, केंद्रीय राज्य सरकारों के कारों में वृद्धि, सरकारी उपकरणों द्वारा अपने उत्पादनों के मूल्यों में वृद्धि, आयातित पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि आदि। अब चलिए आगे हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयास। अगर आपको मूल्य में वृद्धि हो रही है तो आप सरकार द्वारा सरकारी कानून के अनुसार आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्न प्रयास किए हैं। सरकार ने प्रयास किए हैं, क्या क्या किए हैं चलिए आइए देखते हैं। जो कालाबाजी, सट्टेबाजी होता है उसको किस तरह से मूल्य वृद्धि जो लगातार 10 से 12, अगर 10 रुपये का पेन 5 रुपये में मिल रहा था वो अब 10 रुपये में मिल रहा, कुछ दिन बाद 15 रुपये में मिल रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आखिर किस तरह से सरकार ने कदम उठाई है।
तो पहला कदम क्या उठाइए, बैंक दर। अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक से लीजिए, अगर आप किसी इंसान से ले रहे हैं तो अगर आपको 4% अगर 4% दर बैंक दे रही है तो आपको वही आप बाहरी लोगों से लेते हैं तो वो आपको 10 भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। अगर यही मूल्य को हमको रोकना है वृद्धि में, अगर रोकना है, अगर हमको 10, 9, 7, 5 नहीं देना है तो आपको करना क्या, अगर 4% में लेना है, 3% में लेना है, 2% में लेना है, 1% में लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सरकार ने छोटा सा प्रयास किया है, बैंक से मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर बैंक दर की वृद्धि की गई है। आप बैंक से लोन लीजिए तो आपको बैंक की दर के अनुसार आपको कम मात्रा में, कम मूल्य में क्या होगा, आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या किया, दूसरा सरकार ने हमारा क्या कदम उठाए, अनिवार्य जमा योजना। अनिवार्य जमा योजना क्या है, 17 जुलाई 1974 को एक अध्यादेश से आयकर अधिनियम में परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार 15,000 रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले करदाताओं को अपनी आय का एक भाग सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था की गई है। मतलब कि आप अगर 20,000 कमा रहे, ठीक है, अगर आप 20,000 कमा रहे तो सरकार ने एक योजना बनाया है कि आप अगर 20,000 कमा रहे तो 4,000 या 2,000 आप बैंक में जमा कीजिए। ठीक है, आप उसको जमा कीजिए अपने पास किसी भी जगह पे, आपको अपने अनुसार उसको जमा करना, ये योजना हम सरकार ने लाया। तीसरा, केंद्र में नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग की स्थापना। अक्टूबर 1974 को केंद्रीय सरकार ने उद्योग के नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग की स्थापना की, जिसका कार्य आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था में सुधार करना एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में सहयोग करना है, जिससे एक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति निर्धारित मूल्य पर बनाई रखी जा सके। कहने का मतलब सरकार द्वारा एक ऐसा विभाग बनाया गया, स्थापन किया गया विभाग कि अगर सब्जी का दाम, अगर आप मान लीजिए सरकार द्वारा क्या, अगर आप पेट्रोल अभी 100 रुपये ले रहे हैं, कोई भी पेट्रोल पंप आपसे 101 रुपया, 110 रुपया, 105 रुपया या 150 नहीं ले सकती है, ये नहीं ले सकती है, सरकार इसको नहीं ले सकता है। हमारे सरकार द्वारा एक विभाग है, उसने कितना सेट किया है, तो 100 रुपया पेट्रोलियम 1 लीटर का दाम है, तो आपसे पेट्रोल पंप कितना लेगा, 100 रुपया ही लेगा, आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा। यही हमारा केंद्र नागरिक पूर्ति सहित विभाग का स्थापना किया गया। ठीक है, आगे आते हैं, आवश्यक वस्तुओं का वितरण। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था भी की गई। इस समय देश में 4.61 लाख उचित मूल्य या सरकारी फुटकर बिक्री केंद्र है, जो गेहूं, आटा, सूजी, मैदा, चावल आदि को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर राशन कार्ड धारकों को बेचते हैं। मिट्टी के तेल के लिए भी देश में 2.45 लाख विक्रेता जो मिट्टी का तेल बेचता है। कहने का मतलब यह है, आवश्यक वस्तुओं का वितरण, जैसे कि हमारा गेहूं हो गया, आटा हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, चावल हो गया, आदि जो हमें आवश्यक है, जो हमें ज़रूरत है, जैसे आपको क्या है, तेल हो गया, आटा हो गया, ठीक है, आटा हो गया, ये सारे चीज़ क्या है, आपकी ज़रूरत है, ये सारे चीज़ आपको क्या है, ज़रूरत है।
आपको गैस हो गया, तो ये सारे चीज़ क्या आपके ज़रूरत है। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ सेल्स को, जो सेलर्स हैं उसको बैठाया गया है, उसको दिया गया है कि आपको इस रेट में बेचना है, ठीक है। वही रेट से एक रेट को फिक्स करके, ठीक है ना। आप एक और क्या देखते हैं, राशन कार्ड। राशन कार्ड सभी के पास है, हम जानते हैं। राशन कार्ड राशन जब आप लेने जाते हैं तो आपको 2 रुपये पर केजी या 1 रुपये पर केजी आपको राशन मिलता है। तो ये सरकार द्वारा फिक्स किया गया, तो ये इसी में आता है आवश्यक वस्तु का वितरण में, ठीक है ना। 5वां पॉइंट आपको क्या समझना है, मूल्य नियंत्रण। मूल्य पर नियंत्रण करना किस तरह से, अगर हम पेट्रोल को 100 रुपये में बेच रहे हैं तो हम इसको 101 रुपये में बेचेंगे तो हमको जेल हो सकती है, लेकिन इसको हम 100 रुपये में ही बेच रहे हैं तो हमें जेल नहीं होगी। इसी को मूल्य नियंत्रण पे रखा गया है, ठीक है। आइए, आवश्यक वस्तुओं को मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने मूल्य नियंत्रण का नीति अपनाई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत इस प्रकार मूल्य नियंत्रण आदेश अनेकों वस्तुओं पर लागू किए गए हैं, जिस प्रकार इन वस्तुओं की बिक्री एवं पूर्ति निर्धारित मूल्य पर ही होती है। अगर आप क्या देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं, एक सेकेंड, आप क्या देखते हैं, आटा 40 रुपया है तो आपको 45 रुपया देगा, तो आप क्वेश्चन करेंगे कि 45 रुपया कैसे, हमने तो कल दूसरे दुकान 40 रुपया दे रहा, आप 45 के। तो ये क्या किया गया, इस पर कानून लाया गया 1955 में, ठीक है ना। और छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, छठा पॉइंट क्या बोलता है हमारा, उत्पादन एवं उत्पादनक वृद्धि को प्रोत्साहन, ठीक है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने उत्पादन एवं उत्पादक वृद्धि में शेष जोर दिया है। उत्पादन बढ़ने के लिए आवश्यक मशीनरी आदि को यातायात करने के लिए अनुमति दे दी है जाती है, उत्पादन में प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कि जितने हमारे उत्पादन चीज़ है, उत्पादनक जो वृद्धि हो रही है, अगर आप राशन रोप रहे हैं, अगर आप गेहूँ रोप रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, तो आपको इस सरकार द्वारा आपको बहुत सारा बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है ना। लोन जैसे हो सकता है, बहुत सारा प्रोत्साहन हो, आपको क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आपके पास अगर पूंजी नहीं है तो आप बैंक से लोन लीजिए खेती करने के लिए। तो ये सारे प्रोत्साहन है, ठीक है। आगे आते हैं मूल्य स्थिरता लाने के लिए सुझाव। अगर हम मूल्य को एक लिमिट में लाएं, क्या करें, एक रेखा में लाएं, एक लिमिट की, हमारा ये मूल्य हमारा भी क्या है, ठीक है। पहले मूल्य हमारा कैसे था, पहले मूल्य हमारा ऐसे था, कभी बढ़ रहा है, कभी नहीं बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ा, कभी ज़्यादा बढ़ा, फिर कभी इस तरह हो रहा है। अब इसको क्या कह रहा है, मूल्य स्थिरता लाने के लिए सुझाव। अगर ठीक है सर, ये रुपये हमारा इस तरह हो रहा था, अब हमको इस तरह लाना है, ठीक है। एक कांस्टेंट में हमारा जो अभी 10 रुपया है तो 10 रुपये यहाँ है, अगर हम यहाँ 10 रुपया लग रहा है तो यहाँ पर भी 10 रुपया लगेगा, लेकिन यहाँ 10 रुपया लगा, ठीक है, यहाँ 20 रुपया लगा, यहाँ 30 रुपया लगा, यहाँ 5 रुपया लगा, यहाँ 100 रुपया लगा। तो ये चीज़ को एक स्थिरता में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा। चलिए क्या लगा, मूल्यों को स्थिरता ना होने से विकास योजना ना तो पूरी हो पाती है। आप समझ सकते हैं, अगर स्थिर नहीं रहेगी तो हमारा जितने भी योजनाएं विकास नहीं होगा, इन इच्छित परिणाम ही दे पाती है। अतः मूल्य में स्थिरता लाना परम आवश्यक है। अगर मूल्य में अगर हम इस स्थिरता नहीं लाएंगे, अगर लिमिट नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारे परम आवश्यक लाना जरूर, मतलब नहीं लाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसके लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं। अब सर हमें बताइए कि मूल्य स्थिरता लाने के लिए सुझाव हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार, वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाए, जिससे एक प्रत्येक नागरिक को उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं मिल सके। साथ ही इन दुकानों पर मिलने वाले वस्तुओं की संख्या का भी विस्तार किया जाना चाहिए। मांग का प्रतिबंध, जनता द्वारा मांग घटने व उसको सीमित करने के लिए सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए। तीसरा में घाटे की वित्तीय व्यवस्था कम हो जानी चाहिए। मुद्रा अस्फीरता का विस्तार पर कड़ी निगरानी। मूल्य व आय में
समन्वय मूल्य का विभिन्न आयों जैसे मजदूरी, ब्याज, लाभ, लागन आदि में समुचित संबंध स्थापित होना चाहिए या जानना चाहिए। ठीक है, कि हमारे मूल्य की आय में भी क्या चल रहा, लाभ है, ब्याज है, लागन है, जो इसे हमें वास्तुत में हमें जानना चाहिए कि क्या रेट चल रही है मार्केट में। समर्थित एंड भीतरी विकास देश की विकास योजना वास्तविक बचतों की सीमा के अंदर होनी चाहिए। सरकार को कारों और ऋणों का सहारा न लेकर बजट की बचतों में भीतर की विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपने ये समझा कि समर्थ विकास क्या है। देश की विकास योजना के वास्तविक बचतों के सीमे के अंदर होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम 10 रुपये की चीज़ है तो उसको हम 12 रुपये ना करें, उसको 10 रुपये के अंदर ही सारे चीज़ों को निपट सके। तो गाइस इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आज का क्वेश्चन नंबर विद्या गैस का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, अगर नहीं भी आ रही है तो हमारे कमेंट करें, हमको कमेंट करें, हम आपको बताएंगे रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे। आपको करना क्या है, अगर आपको विद्या गैस से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सेमेस्टर 2 का 22-26 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारे चैनल पे आप बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल पे एग्ज़ाम से पहले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद्या गैस के अपलोड कर दिए जाएंगे। तो गाइस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए ताकि और अच्छे सब्जेक्टों की और विषयों की कॉन्सेप्ट दे सकें। अगर आपको जानना है कि और भी कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, तो आप कमेंट करें, उन सब सारे सब्जेक्ट की हम वीडियो अपलोड करेंगे।